अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। डॉलर की बेरहमी और रुपए की बेकदरी जो है वो जारी है और अब डॉलर के मुकाबले में जो सूरत हाल रुपए की हो गई है वो इंतहाई अफसोसनाक भी है। इस वक्त 210 रुपये इंटर बैंक में एक डॉलर की जो है वो कीमत है, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट में चले जाएं तो वो 213 214 पे जो है वो दस्तयाब है। ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जो है इसके काफ़ी सारे नताइज हैं और मुज़मिरात हैं, लेकिन इसके साथ साथ IMF जो है वो पाकिस्तान ने अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो कुछ किया है उससे मुतासर नज़र नहीं आता है। और अब वो ये बात कह रहे हैं कि 47 अरब रुपए का बजट में जो रिलीफ दिया गया है तनख्वाहदार तबके पर, वो उस पर भी मोतरज़ है। उनको ये भी एतराज़ है कि जो माशी अहदाफ का तयन किया गया है ख़ास तौर पर महसूलात के हवाले से, उससे भी वो गैर मुतमईन है और वो ये चाहते हैं कि मज़ीद टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए और तनख्वाहदार तबका जो है उस पर भी मज़ीद टैक्सेशन होनी चाहिए। और जो FBR ने इकदाम उठाए हैं वो जो हैं वो उनको काबिल कबूल नहीं हैं। यही वजह है कि IMF के साथ अभी तक मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 9 अरब डॉलर से नीचे आ चुके हैं। पाकिस्तान की ज़रूरियात जो हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा हैं और तमाम तर इन्हिसार जो है वो दरामदात पर है, चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हों, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो खुराक के आइटम्स हों, क्योंकि पाकिस्तान खुराक के हवाले से भी एक नेट इम्पोर्टर जो है वो बन चुका है। ऐसी सूरत हाल में ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिक्वायरमेंट है डॉलर की, और यही वजह है कि आज जब LC खोलने के लिए जाया जाता है तो पूरी डॉलर का बंदोबस्त करके, रकम का एहतमाम करके आपके लिए जो है ये सहूलत मुयस्सर है, वरना ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। अगर IMF नहीं होता है तो मुतबादल जो है वो क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान जो है उसके अंदर इतनी गुंजाइश है उसकी जो मईशत है कि वो ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जा सके, एक पीरियड हो तकलीफ़ का और उसके बाद मामलात जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ बढ़ सकें? अगर हमारी अशराफिया जो है वो अपने ऊपर कदगने लगाने का सोचे तो ऐसा मुमकिन है, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क को गुज़श्ता 75 सालों में यही अशराफिया जो है वो चरागाह समझती आई है, और अब ऐसी सूरत हाल में आदतें इस हद तक ख़राब हो चुकी हैं कि क्या वो उनकी दुरुस्तगी के लिए तैयार हैं? ये भी एक बुनियादी सवाल है। ये वो बुनियादी मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, मुमताज़ माहिर मईशत हैं, साबिक चेयरमैन FBR रहे, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं। शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब रुपए की बेकदरी का सिलसिला इस तवातुर के साथ जारी है, आपको क्या महसूस होता है कि किस हद तक ये गिरावट हो सकती है और ये पाकिस्तान के लिए कितना काबिल बर्दाश्त है? बुलाया। देखिए, जी। दो चीजें हैं इस रुपये की गिरावट में। एक तो पाकिस्तान का फंडामेंटल पोजीशन है कि अगर अगर हम एक निकालें कि पाकिस्तान में आज थ्योरेटिकली प्राइस क्या होनी चाहिए डॉलर की, पर हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी को लेते हुए, हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्शन के कैश फ्लोज को लेते हुए, और हमारी जो बिल्कुल तकनीकी जो होती हैं उनमें हमारी वैल्यू डॉलर की क्या होनी चाहिए, वो तो एक होगा अमाउंट। और फिर उसके बाद उससे ओवर अब जो स्पेकुलेशन हो रही हैं कि हम मुख्तलिफ खराबियों की तरफ प्रोजेक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से एक स्पेकुलेशन का भी डिफरेंस आता है। तो पहली बात, पहले पे मैं आता हूं कि अगर आप फंडामेंटल पे जाते हैं तो फंडामेंटल्स भी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है नदीम साहब, के फंडामेंटल्स भी जो हमारी मईशत के हैं वो 23, 24, 25 और 26 में बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हैं। और इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में 15 मई 2022 को, कि पाकिस्तान के जो नेट पोजीशन आ रही है फॉरेन करेंसी की इन 4-5 सालों में, आगे आने वाले सालों में, वो भी अगर हमारा माशरती समाजी सिलसिला यही रहा तो वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए एक ग्रेजुअल तो डॉलर में रुपये में रुपये डिवेल्यू होता रहेगा।
अच्छा, उसके अलावा जो जो अब जो स्पेकुलेशन है वो इसमें अलग है। तो अगर रियलिस्टिक फिगर मुझसे आप पूछें तो ये डॉलर 180 के आसपास तो ये वैसे ही आएगा अगर स्पेकुलेशन निकाल दी जाए। या इसको इस तरह समझ लें कि अगर अगर आईएमएफ के साथ हमारी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद भी ये 215 से रिवर्सल होकर कहां तक वापस जाएगा, तो मैं समझता हूं वो 180 से पीछे नहीं जाएगा, वो 175 और 180 के दरमियान में रहेगा। और अगर ये हुआ तो समझ लें ये पाकिस्तान के लिए अच्छी शक्ल है। तो ये तो आ गई बात डॉलर के रेट की कि डॉलर का रेट क्या होना चाहिए और क्या है। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो ये है कि अगर आईएमएफ से हमारा मुआहिदा नहीं होता है तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है। इसमें इसमें भी दो चीजें आती हैं नदीम साहब। पहली बात तो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा ये है कि अगर आईएमएफ से हमारा मुआहिदा नहीं होता तो क्या हम साल ब साल किसी डेफिसिट में हैं। अगर हम ये एज्यूम भी कर लें कि जिनसे हमने कर्ज लिया हुआ है उनका कर्ज वापस नहीं करना और हमें सिर्फ साल का साल खर्चा चलाना है, तो उसके बुनियाद पे भी हमारे पास हमें वो पैसे अवेलेबल नहीं हैं। और दूसरी कंडीशन तो ये है कि हमें खर्च की अदायगी भी करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो हमारे पास आईएमएफ से के अलावा कोई और रास्ता इस वक्त नहीं है, क्योंकि अगर हम आईएमएफ में चले जाते हैं तो हमें बाकी खर्चाजात के ऊपर एक एक्सटेंशन कह लें या रोल ओवर मिल जाता है। इसीलिए जब आप 23 से लेकर 26 तक का जो कैश फ्लो बनाते हैं डॉलर का, तो उसमें हमारा कर्जा नेट में बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इसका मतलब है हम नेट में कोई डॉलर पे नहीं करेंगे। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन पोजीशन जो इसमें शबर जैदी साहब, चूंकि आईएमएफ का ये मसला है, पहले मैं आपसे यही डिस्कस कर लूँ। एहसन इकबाल साहब जो वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं, वो चंद दिन पहले मेरे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने आईएमएफ के हवाले से क्या कहा है मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर मैं आपसे इसके ऊपर जो है एक रद्द अमल या जो मेरा सवाल है वो मैं आपसे करता हूँ। ये जरा सुनाए एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे थे। ये एक डबल जेपडी है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आईएमएफ इज़ प्लेइंग डर्टी, कि इसके बावजूद कि हुकूमत ने इतने बड़े इकदामात लिए हैं, हमने तेल की कीमतों में भी इजाफा करके एक अपनी विलिंगनेस दिखाई है। देखिए आईएमएफ की जो मुतालबा है वो भी अंडरस्टैंडेबल है। वो ये कहते हैं कि जी आप हमसे कर्जा लेके सब्सिडी की सूरत में अगर पेट्रोल पंपों के ऊपर लोगों को सस्ता तेल की सूरत में बांटेंगे तो हमारा कर्जा इस मकसद के लिए नहीं है। और वो ये कहते हैं कि आप तेल से जो सब्सिडी है वो ख़त्म करें। हमारा ये मौक़िफ़ है कि इट हैज़ टू बी स्टैगर्ड, एकदम हम शॉक नहीं दे सकते। तो अब मसला ये है कि एक तरफ आपके ऊपर बोझ है उस होल का कि जो पिछली हुकूमत पैदा कर गई है बग़ैर वसाइल पैदा किए। उन्होंने सब्सिडियाँ इतनी लगा दी हैं जिसके लिए वसाइल नहीं थे, कि अब आपका एक बहुत बड़ा होल है इकॉनमी में जिसको बंद करने के लिए आईएमएफ का भी दबाव है। दूसरी तरफ जो आईएमएफ की ज़्यादती है कि वो तूल दे के पाकिस्तान से अपने एग्रीमेंट को मार्केट के अंदर बेजा बेयकीनी पैदा कर रही है। अब ये था एहसन इकबाल साहब का जवाब। वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो प्लेइंग डर्टी, वो मामलात को तूल देकर अपने मुतालबात जो है वो तस्लीम करवाना चाह रहा है। जब हुकूमती रद्द अमल ये हो तो आपको क्या मुस्तकबिल के हवाले से दिखाई देता है? तो ये है कि हमारे जो लोग रूलर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो अपने अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप खुशी की बात है, आप उसको नहीं अच्छा लगे, मगर आप ये सोचें कि वो आप उसका आपसे रिश्ता क्या है। वो आपका लेंडर है, उसने आपसे कुछ लिया नहीं है, उसने आपको दिया है। तो जब आप उसने आपको दिया है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो ही इज प्लेइंग डर्टी। अगर मैं उसकी जगह पर क्रेडिटर हूं तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई इसने एक तो मेरे से पैसे लिए हुए हैं और फिर मुझे ये गाली दे रहा है। मतलब ये कौन सी पाकिस्तान का रवैया है कि जी एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने पैसे दे दें आईएमएफ के, और एक तरफ दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि प्लेइंग डर्टी। तो ये पहली बात तो कि हमारे लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि जब आपकी जेब में कुछ पैसे नहीं है ना, तो फिर अपनी अना और अपनी गुफ्तगू और अपनी चीजों को बैलेंस रखें। ये वो लोग नहीं कर सकते जो लोगों से भीख मांगते फिरते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो आईएमएफ का सब्सिडी वाला मसला है उसको हम गलत तरीके से ले रहे हैं। और असद इकबाल साहब ने यह बात भी गलत कही है कि ये सब्सिडी पिछली हुकूमतें दे गई हैं। ये पिछली हुकूमत पीटीआई ने नहीं दिया है। पीटीआई से पहले
पूरी पावर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी सब्सिडी मौजूद है। और ये सारा एनर्जी का इकोनॉमिक्स जो आज पाकिस्तान में तबाह और बर्बाद हुआ है, इसकी पूरी 100% जिम्मेदारी PML-N की गवर्नमेंट के ऊपर जाती है और पीस पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर जाती है कि इन लोगों ने जो इस तरह के पावर प्लांट लगाए हुए हैं, जो सब चीजें की है। खैर वो मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो इसलिए अच्छा, अब दूसरी बात, अब सवाल ये नहीं, पहला सवाल ये नहीं है, हम लोग सब्सिडी के मैटर को गलत रिलेट कर रहे हैं IMF के साथ। IMF सब्सिडी की बात नहीं कर रहा है। IMF ये कह रहा है कि जी आपने मुझसे पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, और आपने मुझे पैसे वापस करने हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इस तरह बनाएं कि मुझे पैसे वापस करने की उम्मीद हो सके। अगर आपकी मईशत की जो खदोखाल है वो आप इस तरह मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो मैं फिर आपको पैसे किस खाते में दूंगा, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे हैं कि आपकी किताबें बैलेंस नहीं हैं। तो हमें पहली नहीं, बात अब तो ये, शबर जैदी साहब, सवाल मेरा फिर आपसे ये है कि जाहिर है कि ये एक बड़ा सिंपल सा बात है कि जिस चीज़ पर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको आप मुनाफे पर बेचते हैं। अगर हुकूमत फ़र्ज़ कीजिए पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदती है तो वो जो है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाती है, पेट्रोलियम लेवी लगाती है, वो एक तरह का उनका प्रॉफिट है जो वो जमा करते हैं और फिर वो अपने उसको बजट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। अगर इमरान खान साहब जो हैं बजाय इसके कि एक्चुअल कीमत को भी छोड़ दें, उस पर भी नहीं देंगे और 10 रुपये कम कर देंगे और फिर उसको मुंजमद कर देंगे, तो जो ख़जाने पर बोझ आएगा तो उसका नतीजा तो फिर आगे तसलसल में यही निकलेगा कि आप आकर दलदल में फंस जाएंगे और वो हम फंस चुके हैं। नहीं देखिए, मैं आपकी बात से समझ गया। आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, खजाने पे बोझ। तो खजाने पे बोझ जो होता है वो उस वक्त होता है जब आपकी आमदन आमदन कम हो और आपका खर्चा ज्यादा हो। अगर आप अपने टैक्सेस को बढ़ा लेते हैं किसी और जगह से या कोई और खर्चा कम कर लेते हैं, तो फिर आप ये वाला बोझ डाल सकते हैं। आप बोझ को देखें, आइटम को नहीं देखें। सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूं आप ये नहीं देखें कि किस आइटम पे। वो ये कह रहे हैं कि आपका बजट बैलेंस नहीं है, आप अगर टैक्सेस लगा दें 700 मिलियन के, सब्सिडी अलाउ कर देंगे आपको। बात ये ना, उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि आप कहां से पैसे, वो कह रहे हैं कि आप बताएं नेट पैसे कहां से लाएंगे आप। तो अब नेट पैसे अगर आप टैक्सेस से ले आते हैं या आपने किसी और खर्चे से कम करके ले आते हैं, तो सब्सिडी उनके लिए मसला नहीं है। हम ये बात समझा नहीं पा रहे आवाम को कि सब्सिडी का मसला नहीं है। मसला ये है कि जब बजट बैलेंस नहीं है तो फिर आप सब्सिडी दे रहे हैं, ये गलती है। एक तो बजट बैलेंस नहीं है, फिर सब्सिडी भी दे जा रहे हैं आप, ये मसला है ना। बात ये है ना बुनियादी तौर पे, या तो आप टैक्सेस बढ़ा लें या कोई और खर्चा कम कर लें, इंटरेस्ट को कम कर लें, डिफेंस को कम कर लें, फेडरल गवर्नमेंट खर्चे को कम कर लें, पेंशन कम कर लें, तो ठीक है आप सब्सिडी दे दें। वो ये कह रहे हैं, वो IMF वाले अनरीजनेबल बात नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम कोई खर्चा कम करने को तैयार नहीं है, सब्सिडी भी हम खत्म करने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये समझाएं कि फिर IMF वाले आपकी बात क्यों मानेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम प्राइस से कम पे नहीं बेच सकते, ये बात दुरुस्त है। बट मगर अगर हमें टाइम चाहिए उसको लगाने के लिए तो हमें कहीं और से रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा ना, वो हम नहीं कर पा रहे ना। मसला ये है बेसिकली, ये है। तो दोनों। शबर जैदी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान शबर जैदी, मुमताज़ माहिर मईशत, साबिक चेयरमैन FBR भी रहे, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शबर जैदी साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि IMF को सब्सिडी का इशू नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आप वसाइल हमें दिखाइए जिसके नतीजे में आप अपने अखराजात भी पूरे कर सकें और हमें ये भी एक उम्मीद हो और एतमाद हो कि आप हमारा कर्जा जो है वो वापस करेंगे। अब ये जो 7,225 अरब का हमने महसूलात का जो हदफ का तयन किया है, उस पर IMF क्यों मोतरज़ है? देखिए, 7,225 का नहीं किया, 7,000 का किया है। पहली बात तो ये है। अच्छा, वो मोतरज़ क्यों है बता देता हूं मैं। देखो नदीम, हमारा लास्ट ईयर का कितना बजट था? 6,000। जी।
ठीक है, लास्ट ईयर 6,000 था ना जी, ठीक है। और लास्ट ईयर पे अगर आप 15% इन्फ्लेशन लगाएं तो 900 बनता है, ठीक है। ठीक। तो कितना हो गया, 6,900। हाँ। तो आपने पूछा किया 7,000, तो वो बोले भाई आप क्या करने के लिए बैठे हैं, तो ये तो ऑटो पे चल रहा है, बंद करें मैं दुकान। वो ये कह रहे हैं सर कि आपने बजट किया है, आपका कलेक्शन हुआ है 2022 में 6,000, 15% इन्फ्लेशन है, तो 6,000 पे 15% हो गए 6,900। बजट आप कर रहे हैं 7,000, तो फिर आपने, आपकी जरूरत क्या है, फिर ऑटो पे चल रहा है 7,900, 6,900 तो वैसे ही आ जाएगा। फिर आपने क्या टैक्स मेजर लिए हैं, फिर आप कौन सी एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस कर रहे हैं, फिर आपने कौन सा इंप्रूवमेंट किया है, तो ये कौन सी कहानी है। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं टैक्स में इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, मैंने टैक्स किया है, तो भाई 7,500 या 7,250 दो ना। मेरी बात गुजारिश समझे क्या कह रहा हूं, उनकी बात को समझो ना, वो क्या कह रहे हैं कि 7,000, आपने 6,000 का कलेक्शन 2022 में दिखाया है और 7,000 दिखा रहे हैं आप 2023 में, तो अगर 15% इन्फ्लेशन आने वाली है तो भाई ये तो 6,900 वैसे ही हो जाएगा। तो फिर आप मुझे, आपकी कलेक्शन, आपकी इंप्रूवमेंट इन टैक्स बेस, आपका पूरा ड्रामा क्या चीज है फिर ये, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में टैक्सेशन बेस कहां इंक्रीज हो रही है। तो ये बात वो ये कह रहे हैं कि आप 7,250 दिखाएं या कम से कम 7,500 नहीं दिखाते, 7,250 दिखाएं, कुछ तो दिखाएं ना। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, यानी आप शबर जैदी साहब, अगर आप होते तो आपके नज़दीक वो कौन सा टारगेट था जो आईएमएफ को काबिल कबूल होता और काबिल हसूल भी होता। 7,250। तो इसका मतलब ये है कि 250 अरब का ही मामला है। तो अब ढाई सौ ये जो एफबीआर कह रहा है कि हम रिवाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, वो स्लैब्स की भी शरह बढ़ाने का सोच रहे हैं, और 47 अरब रुपए की जो इन्होंने सैलरी क्लास को एक सहूलत देने की कोशिश की है, उसको भी रिवाइज शायद हो जाए। तो उसके बाद आपको लगता है कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान की बात को मान लेगा और मजीद इसमें कोई रखना नहीं आएगा? 250 अरब पे तो 100% मान जाएंगे वो सर। मगर उनका दूसरा एतराज एक और भी है ना सर, एक ये हो गया 250 अरब का। हेलो। जी जी। दूसरा एतराज उनका ये है कि आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस 4 साल में किया था वो रिवर्स कर दिया है। आपने इंपोर्टर को प्रेजर्वेटिव टैक्स कर दिया है, आपने फिक्स टैक्स लगा दिया दुकानदारों में बिल्कुल बिल्कुल लो रेट पर। तो ये क्या चीज है। दूसरा एतराज उनका ये है, देखिए अगर 250 बिलियन की बात है, 250 बिलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान एग्री करता है, तो वो तो मैं कल करा दूंगा आपको एग्रीमेंट उनसे, वो तो मसला ही कोई नहीं है। 250 बिलियन पे तो वो 100 बिलियन 100% एग्री कर जाएंगे, 2 मिनट में एग्री कर जाएंगे। उनका दूसरा मसला ये है कि आपका जो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो आपने चेंज किया है टुवर्ड्स नॉन डॉक्यूमेंटेशन, तो ये तो गलत है, ये दूसरी बात है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि उनसे टैक्स वाले मैटर पर 7,250 के ऊपर बात हो जाएगी और उनसे ये डेडलॉक नहीं होगी, मैं आज आपको कंफर्म कर रहा हूं। इसमें आप शबर जैदी साहब ये फरमा रहे हैं कि डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन ताख़ीर जितनी होती जा रही है वो तो जाहिर है कि हर चीज़ ही उस पर जब डाल दिया कि आईएमएफ होगा तो ये होगा, आईएमएफ होगा तो फलाना होगा, आईएमएफ होगा तो चीन भी होगा, आईएमएफ होगा तो सऊदी अरब भी होगा, आईएमएफ होगा तो यूएई भी होगा, आईएमएफ होगा तो वर्ल्ड बैंक भी होगा, आईएमएफ होगा तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी होगा। तो जब ये सारा कुछ है और डिले हो रहा है और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं और आपके ज़र मुबादला के ज़खायर अब 9 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जितना डिले होगा उतना नुकसानदेह होगा। देखो नदीम, अब क्योंकि आपसे मेरे ताल्लुकात इस तरह के हैं कि आप मुझसे वो बात बुलवाना चाह रहे हो जो मैं शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मैं आपको बोल देता हूं। देखो एक सादे कागज पर सिर्फ 4 चीजें लिख के देनी है उनको कि आपका टैक्स टारगेट 7,250 होगा। आप अगले अगले जो जो अपने आपका जो प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है वो आप प्रोसीड करेंगे, जो आप कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे उन पॉलिसीज में जो 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 आईएमएफ की बेसिक कंडीशनलिटीज हैं, और आप जो अपने फॉरेन डेट्स हैं उनको, उनके अंदर जो आपका सिस्टम है उसको आप सॉरी एक आप सी पैक के अपने मैटर्स के जो जहां पर उनका उनका कोई एतराज है उसको रिव्यू कराएंगे
ये 4 आइटम कागज पे लिख, सादे कागज पे लिख के मुझे दे दें, मैं कल आपको कंसेंट डाल देता हूं। अच्छा, अब ये जो चार चीजें हैं ये मौजूदा हुकूमत के लिए इतनी मुश्किल क्यों है, जरा ये भी वजाहत फरमाइए। आगे सुन लो ना भाई। अब मसला ये आ रहा है कि ये 4 चीजें जो इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, वो तो लिख के देने को तैयार हैं, ठीक है, पिंडी वाले भी तैयार हैं, मगर लंदन वाले तैयार नहीं है। लंदन वालों को क्या इस पे एतराज है? समझ आती है आपको? है, लंदन वालों को यह एतराज है कि वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगी। वो तो मैंने शब्बर जैदी साहब एक मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा से ये बात पूछी थी। मैंने कहा अगर आप लोगों ने इसी दलदल में आना था तो आप लोगों ने हुकूमत ली क्यों थी? उन्होंने कहा जी एक तरफ मौत का कुआं था, एक तरफ बंद गली थी, हम बंद गली में एंटर हो गए हैं कि शायद कोई कोने खांचे में से खुद निकल आए और उसमें से हम निकल जाएं। देखिए मैंने बताया ना आपको, पिंडी इस्लामाबाद हम तैयार हैं इसके ऊपर, ठीक है, इमरान खान तैयार है इसके ऊपर। लंदन वाले ये समझते हैं कि उनका पॉलिटिकल सुसाइड है, उनको समझ नहीं आ रही, शायद समझ जाएं, बस ये मसला है। ये बहुत ज्यादा बात मैंने कर दी, आप देख लीजिए, आप समझदार आदमी, आप समझ गए होंगे बात को। सही। नाज़रीन, शब्बर जैदी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे आज के मेहमान शब्बर जैदी, मुमताज़ माहिर मईशत और साबिक चेयरमैन FBR रहे, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइएगा कि मतलब अब इसका मतलब ये भी लिया जाए कि पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स भी अब लगाना है, पेट्रोलियम लेवी भी लगानी है, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर है वो ये बात कह रहे हैं कि आप हमारे पास उस वक़्त आएँ जब ये बजटरी इक़दामात आपने कर लिए हों, तो ये आपको लग रहा है आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस उस सतह पे जा रही हैं 300 तक तो शायद ना जाएं, 275, तो ये तो पाकिस्तान का पूरा लोगों का सिलसिला ही बैठ जाएगा। देखिए उसमें जो एक और चीज आप मिस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, वो भी सेटल होना है ना जी। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ भी तो, उसमें भी सब्सिडी है ना जी। बात ये है नदीम साहब कि अब ये तो मैंने 4 चीजें बता दी ना, अब सवाल ये है कि IMF के अंदर भी मुख्तलिफ लेवल की डिस्कशंस होती हैं, और उसमें एक उनका पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव है, फिर उनका एक कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ नहीं बैठता, फिर उनका अपना बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर उनका बोर्ड है। जब कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं और वो चीज़ें सही होती हैं टेक्निकली, मगर कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ वो मैचअप नहीं करती, तो फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को बाज़ जगह पर जाके उनके साथ एक कुछ बात करनी पड़ती है, जहां पे उनको आप पॉलिटिकल कंसेशन उनसे लेते हैं। इमरान खान के ज़माने में मैं और इमरान खान हम लोग इसको उस लेवल में बात करते रहे हैं, और हमने उनसे कंसेशन भी लिए हैं, और वो कंसेशन हमें मिलते भी रहे हैं। तो अब जो आप बात करें ना, जो वाली बात, अब ये अगली वाली बात पाकिस्तान में समझाने वाली नहीं है, या उस रिप्रेजेंटेटिव को समझाने वाली नहीं है, ये MD ऑफ दी IMF को समझाने वाली बात है ऑन अ हायर लेवल बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि जस्ट देखें ये हमारी पॉलिटिकल पोजीशन है और यहाँ ये हमारा है, तो वो फिर कंसिडरेशन मुख्तलिफ होती है। तो अब वो वहां पर मेरा अपना ख्याल है कि इन्हें जल्दी पहुंचना चाहिए ना। अब ये जो यहाँ बैठ के यहाँ सियासत कर रहे हैं, ये इसका टाइम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ PM को डायरेक्टली कॉल करनी चाहिए IMF के MD को कि जनाब ये पोजीशन है और ये हमें करना है। मैंने इमरान खान के साथ बैठ के पर्सनली बता रहा हूँ, हमने IMF के MD के साथ गुफ्तगू की है और उन्होंने हमसे रीजनेबल बात हमारी मानी है। तो यहाँ अब आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ साहब बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कर रहे हो, मुझे नहीं पता कर रहे हो, मगर अगर आपने नदीम साहब पाकिस्तान में जिंदा रहना है ना एज ए प्राइम मिनिस्टर,
तो आपका एक ही दोस्त होना चाहिए, बस वो है IMF का MD, बाकी सबसे दुश्मनी ले लें आप। अब इसमें शब्बर जैदी साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये सिलसिला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो महंगाई का सिलसिला है, पेट्रोलियम मसनूआत है। मेरी कुछ आपके कराची के ही बहुत बड़े बिजनेसमैनों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे 40% कारोबार जो है वो डाउन हो गया है। तो ये आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं? आप कहाँ से फिर टैक्सेशन लाएंगे? आप कहाँ से अपने टारगेट्स मीट करेंगे? आपको इसका कोई वे फॉरवर्ड नज़र आता है? देखिए नदीम साहब, दो चीजें हैं ना। अब अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट पब्लिक में जाके ये कहने लगे कि हम आ गए हैं और हम पाकिस्तान में आपको रोजगार दे देंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर वो कितने भी मुखलिस हों, इन हालात में वो नहीं कर सकते, तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, रोजगार कम होंगे, लोगों को अपनी आदतें तब्दील करनी पड़ेंगी, मुल्क मुश्किलात में है, उसमें देखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आ रही है वो ये आ रही है कि एक आपको सामने एक सिचुएशन नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, और ये कोई किसी का कसूर नहीं है कि किसी नजर आ रही है, ये एक रियलिटी है जो आ रही है। गलत है या सही, एक रियलिटी है जो आ रही है। अब उस रियलिटी को अगर आप पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में और मुख्तलिफ मामलात में लोगों के सामने नहीं लाते तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। मगर जो मैं कह रहा हूं, जो प्रॉब्लम आ रही है हमारी, वो ये आ रही है कि हमें अगर अपना इंपोर्ट का बिल बंद कम करना है, और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि बाजार को 6 बजे बंद करा दे, वो कभी 9 बजे की बात करिए, कभी 10 बजे की बात करिए, तो ये है नाकामी गवर्नमेंट की, कि जहां पर काम करना है वो तो कर नहीं रहे। IMF तो यार छोड़ दे, IMF को तो हम आधे घंटे में डील कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। वो तो एक समझदार सा एक आदमियों से बात करनी है। आपका तो वोट बैंक ट्रेडर है, आप उनसे डे लाइट में काम कराए ना, आपका काम तो ये है। IMF को तो छोड़ दें, वो तो आपके पास का काम नहीं है, ठीक है ना। तो आप वो तो करें ना, कम से कम कंजम्पशन और बिजली तो कम करें, कंजम्पशन और पेट्रोल तो कम करें, ये चीजें कम करें ना। मगर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी आदतें भी नहीं बदलूंगा, मैं अपने तरीके भी नहीं बदलूंगा, दुकानें भी बंद नहीं करा सकता, मैं कुछ नहीं कर, फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या है? बाकी तो हाथों में चल ही रहा है ना, बाकी तो सब चीज हाथों में चल रही है। अगर आज आप वज़ीर आज़म बन जाए नदीम साहब, तो हो सकता है आप बेहतर काम कर लें इससे, तो बाकी तो हाथों में चल रहा है ना, उसमें क्या परेशानी है? तो गवर्नमेंट का काम ये होता है ना कि वो अपनी पब्लिक से वो कर रहा है जो मुल्क के लिए बेहतर है। वो नहीं हो पा रहा ना सर। मैं बिल्कुल सीधी मिसाल दे रहा हूं कि 6 बजे दुकान क्यों नहीं बंद हो रही है, 9 बजे और 9:30 बजे और 10 बजे क्यों हो रही है बात? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल मैंडेट आपके पास या तो नहीं है या आप करना नहीं चाहते। बात ये है ना नदीम साहब, आप IMF का तो आपका बस का काम है ही नहीं, वो तो आप कर ही नहीं सकते। आप इस बात को तो करें ना। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक आखिरी सवाल है शब्बर जैदी साहब, ये फरमाइए कि लोग तो बहुत तंग हैं और अशराफिया जो है वो असल में, मैंने वो अपने इंट्रो में भी बात की थी कि 75 साल से इसको चिरागा समझा हुआ है, वो भी तो अपने ऊपर कोई कदगन लगाने के लिए तैयार नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त श्रीलंका में क्या हो रहा है? श्रीलंका में कल ही आपने देखा होगा कि आर्मी ने गोली चलाई है पेट्रोल पंप के ऊपर, ठीक है ना। आपने देखा होगा श्रीलंका में कल गोली चली है पेट्रोल पंप के ऊपर। तो श्रीलंका में इस वक्त क्या हुआ है कि पेट्रोल जो है वो राशन हुआ है, ठीक है। तो नदीम भाई, पेट्रोल का जो राशनिंग है वो किसको अफेक्ट करेगा? वो तो अफेक्ट करेगा ना अमीर आदमी को, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल पर राशनिंग नहीं हो सकती, तो आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में राशनिंग नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं करते? आप करें ना। आप राशनिंग उसको करना चाहते हैं जब पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाए। समझे ना मेरी बात। अगर आप आज राशनिंग करें और आप ये कहें कि मैं किसी 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी जो कि वीगो है उसमें पेट्रोल नहीं डालूंगा, खत्म हुई बात। मैं मिसाल देता हूं, अपनी जाती मिसाल देता हूं। मेरे पास एक गाड़ी है जो 2000 सीसी है और एक गाड़ी मेरे पास है 1200 सीसी। मैं पिछले तकरीबन कोई 2-3-4 हफ्ते से मैंने बड़ी वाली गाड़ी नहीं निकाली है, कि मैं समझता हूं मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकालता और नहीं चलाता उसको, और मैं 1200 सीसी वाली गाड़ी में मैं अपना आ जा रहा हूं। तो ये अशराफिया को अगर आपने यहाँ पे नहीं लाना तो फिर आप भूल जाए ना। मैं आपको भूल जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। नाज़रीन, ये थे शब्बर जैदी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।